भारत की मिट्टी में अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं की कहानियां दफन हैं। ये वो कहानियां जो पत्थरों में जान डाल देती हैं, जो हवाओं में आज भी गूंजती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जो सिर्फ एक किला नहीं, गौरव, स्वाभिमान, बलिदान। यह किला अरावली की पहाड़ियों पर गर्व से खड़ा है, जैसे कोई महायोद्धा अपने सीने पर इतिहास के सारे घाव लिए मुस्कुरा रहा हो। जब भी हम इस किले को देखते हैं, हमारा सिर सम्मान से झुक जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी और हमारा सम्मान कितने अनमोल हैं। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं हुआ, बल्कि इसे बनाने में दूरदर्शिता और युद्ध कौशल का अद्भुत मिश्रण था। यह किला एक विशाल मछली के आकार में एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था, जो इसे प्राकृतिक रूप से एक अभेद्य दुर्ग बनाता था। इसके चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाई गई थी, जिसकी परिधि लगभग 13 किलोमीटर थी। किले तक पहुंचने के लिए 7 विशाल दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता था। पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और सबसे मुख्य राम पोल। हर दरवाजा सुरक्षा की एक नई परत था। यह आत्मनिर्भरता ही चित्तौड़ की सबसे बड़ी ताकत थी। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में कई महान रानियां हुईं, लेकिन रानी पद्मावती का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। रानी पद्मावती, सिंहल द्वीप यानी कि आज का श्रीलंका, उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनका विवाह 2 संस्कृतियों का संगम था। जब चित्तौड़ आईं, वह अपनी साथ नई ऊर्जा लेकर आईं, नई सोच, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, साहस, अटूट स्वाभिमान। वह एक कुशल सलाहकार भी थी। चित्तौड़ के लोग उन्हें अपनी मां की तरह सम्मान देते थे। उनका जीवन हर भारतीय नारी के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी क्रूरता और विस्तारवादी सोच के लिए जाना जाता था, रानी पद्मावती को पाने की जिद में अंधा हो चुका था। उसने चित्तौड़ के किले को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन वह मेवाड़ के वीरों के जज्बे को नहीं जानता था। महीनों बीत गए, लेकिन किले की दीवारें वैसी ही अडिग रहीं। तो खिलजी ने धोखे का सहारा लिया। उसने राजा रतन सिंह को एक संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को अपनी बहन मानता है और सिर्फ एक बार उनकी झलक देखना चाहता है। शर्त यह थी कि खिलजी रानी को सीधे नहीं, बल्कि पानी में उनके प्रतिबिंब को देखे। उस एक झलक ने खिलजी की हवस को और भी भड़का दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर रानी पद्मावती को हासिल करके रहेगा। रानी पद्मावती ने खिलजी को संदेश भेजा कि वह अपने साथ आने के लिए तैयार है। अपनी रानियों, अपनी दासियों। शर्त यह थी कि उनकी पालकियां पूरी इज्जत के साथ आएंगी। इन पालकियों में रानियां या दासियां नहीं, बल्कि मेवाड़ के सबसे बहादुर योद्धा बैठे थे। गोरा, बादल। जब पालकियां खिलजी के शिविर में पहुंची, रानी ने एक और संदेश भेजा। पालकियों में छिपे सैनिक बाहर निकल आए और उन्होंने खिलजी की सेना पर हमला बोल दिया। उन्होंने राजा रतन सिंह को सुरक्षित वहां से निकाला और उन्हें किले की ओर भेज दिया। इस धोखे से खिलजी आग बबूला हो उठा। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ किले पर अंतिम आक्रमण करने का आदेश दिया। अब यह एक निर्णायक युद्ध था। एक तरफ खिलजी की लाखों की सेना और दूसरी तरफ मुट्ठी भर राजपूत योद्धा। जब यह निश्चित हो गया कि खिलजी की विशाल सेना के सामने किले को बचाना अब संभव नहीं है, तो चित्तौड़ ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह निर्णय था जौहर का। यह सिर्फ आत्मदाह नहीं था, बल्कि यह अपनी स्वाभिमान को लुटने से बचाने का एक अंतिम और सबसे पवित्र संकल्प था। रानी पद्मावती ने किले की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अद्भुत तेज था। वे सभी दुल्हन की तरह सजी, अपने बच्चों को आखिरी बार गले लगाया और उस विशाल चिता की ओर चल पड़ी, जिसे जौहर कुंड में तैयार किया गया। उन्होंने जलती हुई चिता की परिक्रमा की, अपनी मातृभूमि को आखिरी प्रणाम किया और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए वह धधकती ज्वाला में कूद गई। उनके पीछे एक एक करके 16,000 राजपूत वीरांगनाओं ने अपने बच्चों के साथ अग्नि को गले लिया। उसे रानियां नहीं, बल्कि उनकी राख मिली। जिस समय किले के अंदर जौहर की ज्वालाएं धधक रही थीं, उसी समय किले के दरवाजे खोल दिए गए। वहां से राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहने बाहर निकले, मुंह में तुलसी का पत्ता लिए हुए। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। गोरा ने अपनी तलवार से कहर बरपा दिया। बादल ने भी तलवार चलाकर भारी क्षति की। कहा जाता है वीर गोरा का धड़ सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा। एक एक करके राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए।
राजा रतन सिंह भी शहीद हुए, मरते दम तक तलवार थामी रही। जब आखिरी राजपूत भी गिर गया, युद्ध थमा। लाशों और राख के सिवा कुछ नहीं। उसे मिली केवल हार, जो उसे जीवन भर सताती रही। चित्तौड़ का तीसरा साका और जौहर इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वह चित्तौड़ की आत्मा को नहीं जीत सका। कुछ सालों बाद राजपूतों ने फिर से संगठित होकर खिलजी के उत्तराधिकारियों से अपने किले को वापस छीन लिया। हजारों गुमनाम वीरों और वीरांगनाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यहीं पर मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। महाराणा प्रताप ने जब अकबर की विशाल सेना के खिलाफ संघर्ष किया, तो उनके सामने चित्तौड़ का यही आदर्श था। आज भी राजस्थान के लोकगीतों और कथाओं में रानी पद्मावती और चित्तौड़ के वीरों की वीरता के गीत गाए जाते हैं। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यह किला हमें सिखाता है कि शौर्य और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चित्तौड़ की कहानी को मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में लिखकर अमर कर दिया। यह विरासत हमें यह याद दिलाती है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। आज सदियों बीत जाने के बाद भी चित्तौड़गढ़ का किला उसी शान से खड़ा है। यह अब सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एक महत्वपूर्ण स्थल है। जब पर्यटक इसकी विशाल दीवारों को छूते हैं, इसके महलों में घूमते हैं, तो वे सिर्फ एक इमारत नहीं देखते, बल्कि वे एक जीवंत इतिहास को महसूस करते हैं। यहाँ की हवा में आज भी उन वीरों की हुंकार सुनाई देती है और उन वीरांगनाओं के संकल्प की गूंज सुनाई देती है। चित्तौड़गढ़ का किला हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है। जब कोई नौजवान यहाँ आकर गोरा बादल की वीरता की कहानी सुनता है या जौहर कुंड के पास खड़ा होता है, तो उसके अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। यह किला एक खुली किताब की तरह है, जिसका हर पन्ना हमें वीरता और त्याग का पाठ पढ़ाता है। आज 31 अगस्त 2025 को हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम चित्तौड़ के इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। हम इस कहानी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे, ताकि भारत का हर बच्चा अपने गौरवशाली इतिहास को जाने और उस पर गर्व करे। चित्तौड़गढ़ अमर था, अमर है और हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद, जय मेवाड़।